हेलो बच्चों। देखो बेटा, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। हमने बायोमोलिक्यूल्स में कुछ चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट शुरू किया था, हमने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी थी और एग्जाम्पल याद की है हमने। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हैं क्या? ऑप्टिकली एक्टिव पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है। और इनकी जो टाइप है वो मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। तो ये हमने पढ़ लिया था। हमने मोनोसेक्राइड की एग्जांपल भी याद की थी, जैसे ग्लूकोस हो गया, फ्रक्टोस हो गया, राइबोस हो गया, ये एग्जांपल है। और मोनोसेक्राइड का मतलब था सबसे छोटी यूनिट। इन छोटी यूनिट्स को जोड़ देंगे तो बड़ी चेन बनेगी कार्बोहाइड्रेट की। ये सबसे छोटी यूनिट है कार्बोहाइड्रेट की। अब हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इन पॉइंट्स को हम याद कर लेते हैं। सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है स्वीट इन टेस्ट होंगे तो वो शुगर हो गए। जो हमारी पॉलीसेक्राइड है ना, वो स्वीट इन टेस्ट नहीं होती, तो उन्हें हम नॉन शुगर कहते हैं। जो हमारी पॉलीसेक्राइड्स हैं कार्बोहाइड्रेट की टाइप में, जो हमारी पॉलीसेक्राइड्स हैं, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, तो उनको हम नॉन शुगर कह देते हैं। अच्छा, द मोस्ट कॉमन शुगर यूज्ड इन आवर होम्स इज नेम्ड एज सुक्रोज। देखो, जो हम अपने घरों में शुगर यूज करते हैं, मैंने नोट की फॉर्म में लिखा है, उसे हम सुक्रोज कहते हैं। और उसका केमिकल फॉर्मूला है C12H22O11। तो ये हमें याद हो जाएगा। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो हम घरों में शुगर यूज करते हैं उसका क्या नाम है, तो उसको आप बताइए। बायोमोलिक्यूल में कौन सा कार्बोहाइड्रेट है वो, दैट इज सुक्रोज। Whereas the sugar present in milk is known as lactose। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, नेम द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका लैक्टोस। तो इस चीज को आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई नेम द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, तो आंसर इज योर लैक्टोस। तो ये तो अभी के अभी याद हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकराइड्स। तो ये याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं सैकराइड्स। स्पेल देख लेना, सैकराइड का मीनिंग शुगर ही होता है। तो अब अभी देखो, मैंने यहाँ पे आपको जो भी पढ़ाया उसको मैंने नोट की फॉर्म में यहाँ पे सम अप किया हुआ है और एक दो चीजें एडिशनल बताई हैं। जैसे शुगर का क्या नाम है? शुगर जो है उसका नाम है सुक्रोज, फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो। और पॉलीसेक्राइड्स दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, तो इनको हम नॉन शुगर कहते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट। शुगर कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट होते हैं उनको शुगर कहते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन टेस्ट नहीं होते उसे हम नॉन शुगर कहते हैं। ओके। अब देखो, सुक्रोज को अगर मैं हाइड्रोलाइज कर दूं, मतलब तोड़ दूं, तो मुझे ग्लूकोस और फ्रक्टोस मिलेगा। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं माल्टोस को तोड़ दूं, हाइड्रोलाइज कर दूं, तो मुझे दो चीजें मिलेंगी, ग्लूकोस एंड ग्लूकोस। तो देखो, मैंने सुक्रोज को तोड़ा तो मुझे दो मोनोमर मिले, माल्टोस को तोड़ा मुझे तो भी दो छोटे यूनिट मिले। तो अगर कोई कार्बोहाइड्रेट दो मोनोसेक्राइड से बना हो, दो मोनोसेक्राइड से बना हो, तो वो ओलिगोसेक्राइड के एग्जाम्पल में आता है और इसे कहते हैं डाइसेक्राइड। तो आपको देखो याद आ गया होगा, हमने लास्ट क्लास में ओलिगोसेक्राइड पढ़ा था। हमने बोला था ओलिगोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको जब हम हाइड्रोलाइज करें तो हमें 2 से लेके 10 मोनोसेक्राइड्स जुड़े हुए मिलेंगे। जिसमें मैंने एग्जांपल दी थी बच्चों की, कि मान लो बच्चों ने हाथ जोड़ के चेन बना ली, तो अगर दो बच्चों ने चेन बनाई तो वो डाइसेक्राइड है। मतलब ओलिगोसेक्राइड की एग्जांपल है डाई, तीन ने बनाई ट्राई, चार ने बनाई, इस तरह से। तो 2 यूनिट से लेके 10 यूनिट तक जिसमें मोनोसेक्राइड हो, तो ऐसा ही है। देखो, सुक्रोज, सुक्रोज को हमने तोड़ा तो हमें ग्लूकोस और फ्रक्टोस मिला, यानी ये दोनों जुड़ के सुक्रोज को बनाते हैं, यानी ये डाइसेक्राइड है, ओलिगोसेक्राइड की एग्जांपल है, ओलिगोसेक्राइड की एग्जांपल है। इसी तरह से माल्टोस को तोड़ो, हाइड्रोलाइज किया, तो माल्टोस को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोस एंड ग्लूकोस, यानी दो ग्लूकोस जुड़ जाएं तो माल्टोस बनेगा, यानी ये भी डाइसेक्राइड है। तो डाइसेक्राइड होता है जो दो मोनोसेक्राइड से बनता है। तो डाइसेक्राइड होते हैं जो दो मोनोसेक्राइड से बनते हैं। तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। अब आते हैं हम सेलुलोज और स्टार्च। तो अगर हम सेलुलोज और स्टार्च को हाइड्रोलाइज करें तो हमें बहुत सारे ग्लूकोज मिलते हैं। हाँ जी, समझने वाली बात है कि जब हम सेलुलोज और स्टार्च को हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे, और बहुत सारे ग्लूकोज जो हैं वो आपका हो गया पॉलीसेक्राइड। तो जो हमारा सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब आते हैं आपके
पॉलीसेकेराइड में, क्योंकि इनमें बहुत सारे ग्लूकोज के हम जुड़ के इनको बनाते हैं। तो सुक्रोज के दो यूनिट होते हैं मोनोसेकेराइड के, माल्टोज में भी 2 यूनिट होते हैं जिन्हें हम डाइसेकेराइड कहते हैं। कीप इन माइंड। अब यहाँ पे क्या 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 क्वेश्चन बन सकता है, अब वो आपको आइडिया लग गया। पहला क्वेश्चन बन सकता है व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड शुगर। तो सम कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट, सो दे आर कॉल्ड शुगर। विच कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड नॉन शुगर, तो हम बोलेंगे पॉलीसेकेराइड्स बिकॉज दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सो आंसर आएगा आपका सैकराइड्स। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेम द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क, तो आंसर आ जाएगा आपका लैक्टोज। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर क्वेश्चन बन सकता है गिव द एग्जांपल ऑफ डाइसेकेराइड। तो क्या लिखोगे आंसर बच्चों, अगर आ जाए गिव 2 एग्जांपल ऑफ डाइसेकेराइड और 1 एग्जांपल ऑफ डाइसेकेराइड, क्या एग्जांपल लिखोगे? तो एग्जांपल में क्या आएगा, सुक्रोज और माल्टोज, क्योंकि ये टूट के 2 यूनिट बनाता है। चलिए आगे चलते हैं, नोट करते रहना साथ में। आगे चलते हैं। अब देखो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बता दी थी और मैंने फ्रक्टोज बोला था मैं बाद में बताऊंगा। तो अब हम यहाँ पे फ्रक्टोज सीखने वाले हैं और समझेंगे। अब ये स्ट्रक्चर्स को थोड़ा ध्यान से समझना, क्या क्या मतलब है इनका, किस तरीके से होता है, क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए सुक्रोज को अगर हम हाइड्रोलाइज करें, हाइड्रोलाइज मतलब तोड़ना, हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें ग्लूकोज मिलेगा एंड फ्रक्टोज मिलेगा। इस चीज को ध्यान में रखना कि सुक्रोज को तोड़ेंगे तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, यानी ये हो गया हमारा डाइसेकेराइड। अब ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ की हुई है और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। आप देखो ग्लूकोज का जो जनरल फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें हम बॉन्ड वगैरह शो नहीं करते, तो वो है C6H12O6। फ्रक्टोज का भी जनरल फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये मॉलिक्यूलर आपका जो फॉर्मूला है वो सेम है। बट जब हम इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की, तो इन स्ट्रक्चर में हमने देखा कि जो हमारा ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड होता है और जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन होता है। देखो CH2OH है और ये कीटोन है, ये C डबल बॉन्ड O, ये जो पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट कार्बन है, तो C डबल बॉन्ड O, तो ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, ये कीटोन है। तो इस ग्लूकोज को हम एल्डोज कहते हैं। ओस मतलब शुगर, एल्ड मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा, कीटोज मतलब ओस शुगर, कीटो ग्रुप होगा। तो ये इस तरह से। अब अगर आप इनका नाम देखें, वैसे तो हम जनरल ग्लूकोज और फ्रक्टोज कह देते हैं, बट अगर आप इनका नाम देखें ना, तो मैंने नाम लिखा है डी ग्लूकोज। डी की कोई फुल फॉर्म नहीं है एज सच, मतलब कोई एज सच फुल फॉर्म नहीं है। बस डी का मतलब है अगर हमारे ओ एच राइट साइड पे हैं, देखो आप इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करो और इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करो, तो हमारे ओ एच राइट साइड पे हो, सिर्फ थर्ड कार्बन का ओ एच लेफ्ट पे हो, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ता है। ये सारी स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटल है, तो उसे हम डी नाम देते हैं। अगर ओ एच जो है हमारा इधर की साइड आ जाए, इधर की साइड, तो उसे हम एल नाम देंगे। तो एल की एल, और आपको डी के बारे में मैंने बता दिया। इसके अलावा माइनस प्लस भी साइन होता है, तो उसको हमें चाहिए नहीं माइनस प्लस। माइनस प्लस लिवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए होता है, वो आगे आएगा तो मैं बात करूंगा। अभी आप मोटा मोटा समझ जाओ, अगर आप बुक में रीड कर रहे हो और कहीं पे लिखा है डी ग्लूकोज या एल ग्लूकोज, तो इसकी कोई एज सच फुल फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ एक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है। अगर आपके ओ एच राइट साइड पे है तो डी है, देखो यहाँ पे भी ओ एच राइट साइड पे है ना। अगर हमारे ओ एच राइट साइड पे हो, सिर्फ थर्ड कार्बन को छोड़ दो, क्योंकि ये सारा एक्सपेरिमेंटल है, थर्ड कार्बन में राइट साइड में नहीं होगा, वो लेफ्ट पे होता है। यहाँ पे भी देखो ऐसा ही है थर्ड कार्बन पे। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 जो है ये कार्बन की पोजीशंस दी हुई हैं। अब देखो जो हमारा ग्लूकोज है उसमें जो हमारा पहला कार्बन है वो एल्डिहाइड है, और जो हमारा फ्रक्टोज है उसमें जो हमारा दूसरा कार्बन है वो कीटोन है। ठीक है ना। तो बस यही फर्क है। तो फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C6H12O6, बट जब इनकी स्ट्रक्चर्स एक्सपेरिमेंटली चेक की गई तो वो अलग थी। इसलिए कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन भी ऐसे बन गई, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये हमारी कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बनती है, नोट कर लीजिए। ओके तो यहाँ पे आपको डी का मतलब बता दिया और एल भी मैंने बता दिया। एल मतलब कैपिटल एल। अगर ये ओ एच यहाँ की तरफ शो कर दें, थर्ड कार्बन का उल्टा हो जाएगा। थर्ड कार्बन जो है ना, आप ऐसे याद रख लो एक्सेप्शन टाइप में, ये सारा एक्सपेरिमेंटल है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर ओ एच इधर आ जाए तो एल,
OH इधर आ जाए तो D। तो ये कन्फिग्रेशन नोटेशंस हैं, याद रखनी पड़ती हैं। तो वैसे D और L के आप चक्कर में ना पड़ें, बस आप ध्यान में रखें इसका मतलब होता क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक डाल दिया मैंने, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब देखो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं तो ये मेन एनर्जी यील्डिंग, मेन एनर्जी प्रोवाइडिंग सोर्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस में। क्योंकि हम कुछ भी खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही है, और कार्बोहाइड्रेट इज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे हम कह सकते हैं बायोफ्यूल। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, इसी तरह लिविंग सिस्टम को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल इन स्टार्च। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, नेम द अपना प्लांट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, तो आप आंसर लिखेंगे स्टार्च। एनिमल स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, आंसर आएगा ग्लाइकोजन। तो ये चीजें आप पॉइंट्स बना सकते हो। अब आ रहा है डी राइबोस एंड 2 डीऑक्सी डी राइबोस आर प्रेजेंट इन आरएनए एंड डीएनए। तो ये आरएनए और डीएनए के में बताया हुआ है कि कौन से शुगर प्रेजेंट होते हैं। तो आरएनए में डी राइबोस होता है, जस्ट कीप इन माइंड, और यहाँ पे 2 डीऑक्सी राइबोस होता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर से आपको बाद में पता चल जाएगा। फिर आता है सेलुलोज एक्ट एज अ स्ट्रक्चर मटेरियल फॉर सेल्वा वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो कौन से, किस चीज की बनी हुई है, कौन से शुगर की बनी हुई है, कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई है, तो आप बोल सकते हैं दैट इज सेलुलोज। तो सेलुलोज वैसे आपका पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, सो दे आर नॉन शुगर। तो हम कार्बोहाइड्रेट वर्ड यूज कर सकते हैं कि जो हमारा प्लांट की सेल वॉल है वो कौन से कार्बोहाइड्रेट की बनी है, या जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी सेल वॉल होती है वो कौन से कार्बोहाइड्रेट की बनती है, दैट इज सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, पेपर एंड लैकर्स एंड ब्रेवरीज। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए, अब यहाँ पे ये जो मैंने दो लास्ट में को टॉपिक डाले हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। अगर आप सैम्पल पेपर देखेंगे तो ये मिलेगा। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाला हुआ है यहाँ पे, मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है, स्टार भी डाल दिया है। देखो हमने टॉलेंस रिएजेंट पढ़ा है, हमने फैलिंग सॉल्यूशन पढ़ा है, टॉलेंस टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा था ना ये हमने। तो देखो क्या होता है रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ध्यान से समझना क्या है। देखो मैं शुगर नॉन शुगर नहीं बोल रहा हूँ, शुगर नॉन शुगर अलग चीज है। शुगर मतलब वो कार्बोहाइड्रेट जो मीठे होते हैं, एंड नॉन शुगर वो कार्बोहाइड्रेट जो मीठे नहीं होते, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। हम यहाँ पे मीठे वाले की बात कर रहे हैं, यानी मीठे में भी दो कैटेगरी होती है, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग। अब देखो जो रिड्यूसिंग शुगर होती है ना, ये वो शुगर होती है जो टॉलेंस टेस्ट और फैलिंग्स, वो कार्बोहाइड्रेट जो टॉलेंस और फैलिंग्स को रिएक्ट कर जाएं, उनके साथ रिएक्ट करें, रिएक्शन दें। तो उसका एग्जांपल है ऑल मोनोसेकेराइड, मतलब दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन फ्री एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप and they reduce Fehling solution and Tollens reagent are called reducing sugar। तो पेपर में क्वेश्चन आता है what do you mean by reducing sugar, give example। तो इसका आंसर आएगा कि वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें जो टॉलेंस सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दें, उनको रिड्यूस कर दें और खुद की ऑक्सीडेशन कर लें, उन्हें हम कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ऑक्सीडाइज कर दें, तो उन कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होंगे जो जिनके ऊपर कोई असर नहीं होगा, इसका टॉलेंस का और फैलिंग सॉल्यूशन का कोई असर ही नहीं होगा, उनको हम बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो उसकी एग्जांपल है सुक्रोज। तो पेपर में यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, गिव द एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर एंड गिव द एग्जांपल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर एंड व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, सुनो। मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू मीन बाय रिड्यूसिंग शुगर, गिव एग्जांपल। तो आप लिखिए दीज आर दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच डू नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट, मतलब जो इनके साथ सॉरी विच रिड्यूस, रिड्यूसिंग में आएगा जो रिड्यूस करें, मतलब रिएक्ट कर जाएं। तो एग्जांपल मोनोसेक्राइड, माल्टोस, लैक्टोस। तो मोनोसेक्राइड याद रख लो, बहुत है। फिर पेपर में क्वेश्चन आ गया नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो आप बताइए ये वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो टॉलेंस और फैलिंग्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। डू नॉट रिड्यूस मतलब डू नॉट रिएक्ट, यहाँ पे दे रिड्यूस मतलब दे रिएक्ट। तो यहाँ पे इस हमारी एक एग्जांपल है दैट इज सुक्रोज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कीजिए और अभी के अभी याद भी कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो यहाँ पे हमने रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर पढ़ लिया। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, रिड्यूसिंग शुगर वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो टॉलेंस और फैलिंग्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, मोटा मोटा जो रिएक्ट कर जाएं। एग्जाम्पल मोनोसेक्राइड, अपना लैक्टोज, माल्टोज। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो टॉलेंस और फैलिंग सॉल्यूशन में रिएक्शन नहीं देते, बस ऐसा मान लो। तो वहां पे एक एग्जांपल है, दैट इज सुक्रोज। सो मोटा मोटा आप याद कर लेंगे, हो जाएगा, आसान है, मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, कि ग्लूकोज बनता कैसे है। तो ग्लूकोज को कैसे बनाते हैं, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब ब्रेक कर दो, सुक्रोज को ब्रेक कर दो, हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेक करना, तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा। तो यहाँ पे ग्लूकोज भी मिल गया, फ्रक्टोज भी मिल गया। इसी तरह से स्टार्च को तोड़ दो, स्टार्च को तोड़ देंगे तो हमें बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे। तो ये हो गए एक मेथड बनाने के लिए। तो आप इसे याद कर लीजिए, जस्ट सिंपल रिएक्शन, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। स्टार्च की रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, C6H10O5N, लॉन्ग चेन होती है ये। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, मतलब तोड़ दिया, तो बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे। मान लो ये N की वैल्यू 1000 है, तो हमारे पास 1000 ग्लूकोज मिल जाएंगे, तो बहुत सारे। तो सुक्रोज को तोड़ोगे तो आपको ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिलेगा, यानी जो हम चीनी खाते हैं। तो जब हम चीनी को खाते हैं और वो डाइजेस्ट होती है, तो इसी फॉर्म में डाइजेस्ट होती है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऐसे आप समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेगा कि अगर हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करें तो क्या बनता है। तो हमने पीछे भी याद कर लिया था, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अगर हम स्टार्च को या सेलुलोज को ब्रेक करें या हाइड्रोलाइज करें तो क्या बनेगा, बहुत सारे ग्लूकोज। सो जस्ट कीप इन माइंड, 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए यहाँ पे, डी ग्लिसरैल्डिहाइड, डी ग्लूकोज, एल ग्लिसरैल्डिहाइड, एल ग्लूकोज। तो अब अगर आप इसे ध्यान से देखो, मैंने जो बताया था, तो क्या आप उससे रिलेट कर पा रहे हो जो मैंने बताया था। चेक करो, बताओ मुझे, आर यू एबल टू रिलेट, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि डी का मतलब क्या है यस और एल का मतलब क्या है। चेक करो, देखो यहाँ पे ओ एच राइट साइड में है, डी, ओ एच राइट साइड में है, डी। यहाँ पे ओ एच किधर आ गया, लेफ्ट में। यहाँ पे ओ एच जो है नहीं है, लेफ्ट में आ गया। यानी ये कार्बन 2 से लेके 4 तक का देखो, ये पहला और ये वाला नहीं देखना है, बीच वाले कार्बन, इनके ओ एच देखो। तो अगर आपके ओ एच है ना, 1 कार्बन और लास्ट कार्बन को छोड़ दो, बाकी ओ एच देखो, अगर आपके राइट साइड पे है तो डी, लेफ्ट पे आ गए तो वो आपका हो गया एल। इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, डी और एल की कोई एज सच कोई फुल फॉर्म नहीं है। डी और एल इज जस्ट रिलेटेड विद द कन्फिग्रेशन। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस लिखा हुआ है। वैसे प्लस माइनस जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी के लिए होता है। तो इसको भी यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि माइनस वाला कैसे होता है। सो देखो, आपका जो ये ओ एच है ना, लास्ट वाला, जो आपका लास्ट कार्बन के साथ वाला कार्बन होता है ना, सेकंड लास्ट कार्बन, उसके ओ एच देखना होता है। तो अगर उसका ओ एच आपका राइट साइड पे है तो प्लस होता है। लास्ट का सेकंड लास्ट कार्बन ये रहा, सेकंड लास्ट कार्बन के साथ वाला ओ एच अगर आपका राइट साइड पे है तो प्लस होता है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन का ओ एच लेफ्ट में हो जाए तो ये माइनस है, और ये लेफ्ट में है तो ये एल भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही चेन थी तो ये एल में भी चला जाता है। स्ट्रक्चर कन्फिगरेशन हिसाब से एल में, और माइनस भी है। यहाँ पे देखो, ये वैसे आपका एल है, बट इसका जो सेकंड लास्ट वाला है ये इधर है, तो ये आपका माइनस में हो गया। वैसे प्लस और माइनस का जो मतलब है वो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी होता है। प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये एक्सपेरिमेंटली चेक होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब आपको याद है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और माइनस का मतलब होता है हमारा लीवो रोटेटरी। बताओ बच्चों, याद है, हमने ये पढ़ा हुआ है ऑप्टिकल एक्टिविटी। बताओ मुझे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिवो रोटेटरी का मतलब क्या है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी का मतलब था कि जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट इस कंपाउंड से पास होगी तो वो लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो ये एक्सपेरिमेंटल है, तो उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कह देते हैं। यहाँ जहाँ पे माइनस लगाया है, यहाँ पे ये देखा गया कि इस कंपाउंड में जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं तो जो लाइट है वो लेफ्ट में बैंड हो जाती है, तो उसको नाम दे दिया हमने लिवो रोटेटरी। तो इसकी हमें कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप मोटा मोटा याद रखें। डी का मतलब ओ एच अगर आपके राइट साइड में हो तो डी,
और सेकंड लास्ट वाला OH अगर राइट साइड में है तो वो प्लस, मतलब डेक्सट्रोटेट्री, ऐसा देखा गया है। बट वैसे ये एक्सपेरिमेंटल है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि प्लस और माइनस के चक्कर में मत पड़ना, बस कहीं लिखा हो देख लेना। L और D का आपको मीनिंग क्लियर हो गया। सो ये चीज समझ में आ गई बच्चों। तो मैंने आपको बता दिया प्लस का मतलब अगर कहीं हो तो डेक्सट्रोटेट्री होता है, माइनस लिखा हो कहीं पे तो लिबोरोटेट्री होता है। ये L का मतलब लिबोरोटेट्री नहीं है, इस L का मतलब है कि OH लेफ्ट में है, और D इज फॉर OH ऑन द राइट साइड। तो इस तरह से आप ध्यान रखें, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके जी, आगे चलते हैं, ये आ गए हम आगे। अब जब हम आ रहे हैं यहाँ पे, तो अब हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आ रही हैं, और इनको, इस टॉपिक का नाम है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये है ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे इसको सर्कल करता हूँ, ये अभी आपको समझाया है मैंने। मैं ग्लूकोज के साथ ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, आप समझिए जरा। ये रहा हमारा ग्लूकोज, और ये है ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर, लीनियर प्रोपोज स्ट्रक्चर। दिस इज योर लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हम इसी ग्लूकोज को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो क्या कहा जाता है, कैसे कन्वर्ट होता है ये साइक्लिक फॉर्म में, अब जरा समझना ध्यान से। ये मैंने स्टार लगा दिया, ये ग्लूकोज है, इसको मैं साइक्लिक फॉर्म में बताऊंगा ये कैसे बना है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, द ग्लूकोज हैज बीन शोन टू possess साइक्लिक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। देखो क्या कहा क्या जाता है कि जो ग्लूकोज का सेकंड जो लास्ट है, जो सेकंड लास्ट, ये वाला इसको अंडरलाइन करते हैं, जो सेकंड लास्ट OH है, ये क्या करता है, ये अपना OH का इसके साथ इक्विलिब्रियम बनाता है। मतलब ये अपना H छोड़ देगा, ये जैसे ही अपना H छोड़ेगा तो ये H यहाँ से जाके इस O के साथ चिपक जाएगा। देखो क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये O नेगेटिव है, तो अगर ये H रिलीज करेगा तो यहाँ पे चिपक जाएगा। तो यहाँ पे चिपक गया तो ये OH ऐसे बन जाएगा ना। आप इसको लेफ्ट साइड में दिखा सकते हो, या आप इसको राइट साइड में दिखा सकते हो। बोलो समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो इस एरो को देखो ध्यान से, क्या बताया जा रहा है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, कैसे बोला जाता है कि जो ये हमारा फिफ्थ कार्बन वाला OH है, ये अपना H रिलीज कर देगा, या मान लो ये अपना OH रिलीज कर देगा। तो मैं अगर ये बोलूं H रिलीज कर देगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। समझो, ये अपना H रिलीज कर देगा, ये जैसे ही अपना H रिलीज करेगा तो ये वाला H इस O पे चिपक जाएगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझना जरा, ये वाला H यहाँ पे चिपक जाएगा और ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो ये बॉन्ड इस O के साथ जुड़ जाएगा। यानी ये जो O है ये इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, और जो ये वाला H है, मेरा कर्सर देखना ध्यान से, जो ये वाला H है ये O के साथ जुड़ जाएगा। अब ये बन गया OH। अब ये OH आपकी मर्जी है कि आप इसे राइट साइड में शो कीजिए या आप इसे लेफ्ट साइड में शो कीजिए। तो पहले मेरी इतनी बात बताइए, इतनी बात समझ में आई? क्या बताया मैंने, बोले बच्चों, इतनी बात समझ में आई? लो मैं एक बार दोबारा बताता हूँ, सुनो। साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे प्रपोज की गई और क्या बोला गया कि जो हमारा लीनियर ग्लूकोज है वो क्या कर सकता है, मान लेते हैं, मतलब ये देखा गया कि ये अपना H रिलीज कर दिया। अगर ये H रिलीज करेगा तो ये H कहाँ जाएगा, नेगेटिव पे जाएगा, तो O नेगेटिव है, तो ये H चला गया यहाँ। तो ये H अगर यहाँ गया तो अब इस OH को या तो राइट साइड में दिखा दीजिए, है ना, जैसे यहाँ दिखाया है, या आप इसे लेफ्ट में दिखा दीजिए कार्बन 1 के साथ। और जो ये वाला ऑक्सीजन है ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखो देखो, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो H था ये चला गया यहाँ तो OH बना दिया, और जो ये वाला ऑक्सीजन था उसको इस कार्बन से जोड़ दिया। अब ये OH आप लेफ्ट में भी दिखा सकते हो, देखो लेफ्ट में भी दिखा दिया। अब इन्हीं कंपैरिजन को, इस कंपैरिजन को हम कहते हैं एनोमर्स। तो अब कोई अगर आपसे पूछ ले व्हाट आर एनोमर्स, तो आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब मान लीजिए मैंने ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया व्हाट आर एनोमर्स, तो आप बोलेंगे द पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स। जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे पेपर में और लिखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन विच कन्फिग्रेशन इज डिफरेंट अराउंड कार्बन 1। तो इसकी आंसर आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर लिखा जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स, पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन विच configuration, configuration मतलब arrangement, configuration is not same at carbon 1। बस। सो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर एनोमर्स, तो आप क्या करेंगे, ये ग्लूकोज की दो स्ट्रक्चर बना देंगे और इसको हाईलाइट कर देंगे, या हाईलाइट ना करें,
नंबर वन लिख दें, ये बीच वाली नहीं, ये वाली और ये वाली। इन स्ट्रक्चर्स में देखो, अगर हम OH, पहले कार्बन का OH राइट साइड पे शो करेंगे तो अल्फा डी बोल देंगे। डी तो आपको पता ही है, OH राइट में है तो डी। और अगर फर्स्ट कार्बन का भी OH राइट में दिखा दिया तो उसे बोलेंगे अल्फा डी। ये बोलने का तरीका है। इसी तरह से अगर ये OH आप लेफ्ट में दिखा दोगे तो ये डी तो है ही, OH आपका है तो ये डी उसके लिए है, और फर्स्ट कार्बन के लिए बीटा लग गया क्योंकि आपका OH आ गया लेफ्ट में। अब ये डेफिनेशन बन गई कि पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स, जैसे आपने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाई, पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन विच configuration is not same at carbon 1 called anomers। अब मुझे आपको ये बताना है कि ये साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि साइक्लिक अरेंजमेंट कैसे होती है, और साइक्लिक अरेंजमेंट बताते हुए हमारी दो डेफिनेशनें निकली यहाँ से कि अल्फा क्या होता है और बीटा डी क्या होता है। साथ में एक डेफिनेशन निकली एनोमर्स की, एनोमर्स क्या होते हैं, तो हमने एनोमर्स अभी आपके सामने सीख लिया कि ये एनोमर्स क्या होते हैं, तो ये सारा आपके सामने है। तो एनोमर्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन विच configuration होता है अरेंजमेंट, configuration is not same at carbon 1। जब कुछ मतलब जरूरी नहीं कि यही स्ट्रक्चर हो, कोई और भी स्ट्रक्चर हो सकती है। तो आपके यहाँ पे ग्लूकोज की एग्जांपल है तो बेस्ट तरीका है इसको समझाने का। तो पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन विच configuration is not same at carbon 1 called एनोमर्स। और अल्फा डी कब बोलेंगे, बीटा डी कब बोलेंगे, ये चीज भी आपको क्लियर हो गई। अगर आपने OH, फर्स्ट कार्बन का OH, एनोमर वाला OH राइट साइड पे शो कर दिया तो अल्फा डी ग्लूकोज, और लेफ्ट पे शो कर दिया तो बीटा डी ग्लूकोज। अब ये जैसे मैंने अब आपको साइक्लिक अरेंजमेंट बताई, तो ये साइकिल बना कैसे ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब आप इतना लर्न कर लो, नोट कर लो।